नमस्कार, 4 का वार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ महिमा सिंह। कवर 4 के वार में सबसे पहले बात करेंगे गणतंत्र दिवस से ठीक पहले भारतीय नौसेना को मिला है अब तक का सबसे सटीक शिकारी। नाम है आईएनएस वागीर। इसे समंदर का साइलेंट किलर भी कहा जाता है। इसके बारे में आपको बताएंगे, लेकिन अगली खबर आपको बताएंगी मेरी सहयोगी पलक। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पलक प्रकाश। में आपको बताऊंगी कैसे समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस पर दिए बयान से बवाल खड़ा हो गया है। मौर्य ने कहा है कि कई करोड़ लोग रामचरितमानस को नहीं पढ़ते हैं, इसे बैन कर देना चाहिए। अगली खबर बताएंगे मेरी सहयोगी आयुषी जी। नमस्कार, 4 के वार में मैं आपको बताऊंगी कि आखिर कैसे बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चन पर बवाल बढ़ता ही जा रहा है। इस बवाल में अब ओवैसी की भी एंट्री हो गई है। ओवैसी के एंट्री ने इस बवाल को एक नई दिशा दे दी है। अगली खबर बताएगी मेरी सहयोगी सुरभि तिवारी। नमस्कार, 4 के बारे में मैं सुरभि तिवारी आपको बताऊंगी बिहार में जानलेवा शराब के कहर के बारे में। अब इसे नीतीश कुमार की नाकामी कहें या फिर प्रशासन की बेपरवाही, जो इन दिनों बिहार में लगातार गरीबों की जान लेने पर आमादा हो चुका है। इस पर तो नजर हमारी बनी रहेगी, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर जो बताएंगे मेरी सहयोगी महिमा। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, तो अगली खबर मैं आपको बताऊंगी। और गणतंत्र दिवस से ठीक पहले भारतीय नौसेना को मिला है अब तक का सबसे सटीक शिकारी। नाम है आईएनएस वागीर। इसे समंदर का साइलेंट किलर भी कहा जाता है। समंदर के अंदर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, समंदर के अंदर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, लंबाई 221 फीट, ऊंचाई 40 फुट, वजन 1565 टन। समंदर की तलहटी से दुश्मनों पर सीधा और सटीक निशाना। तो पाकिस्तान अपनी पनडुब्बियां छिपा ले, ड्रैगन अपनी चाल सुधार लो। क्योंकि समंदर में अब आ गई है भारत की सबसे बड़ी शिकारी। समंदर की साइलेंट किलर आईएनएस वागीर। आईएनएस वागीर कलावरी क्लास की 5वीं सबमरीन है। परियोजना 75 के तहत पहली सबमरीन आईएनएस कलवरी को भारतीय नौसेना में दिसंबर 2017, दूसरी सबमरीन आईएनएस खंडेरी को सितंबर 2019 और तीसरी सबमरीन आईएनएस करंज को मार्च 2021 और चौथी आईएनएस वेला को नवंबर 2021 में सेवा में शामिल किया गया था। आज आईएनएस वागीर भी हिंद महासागर की शान बन गई है। आखिरी सबमरीन को 2023 के अंत तक नौसेना को सौंपे जाने की उम्मीद है। आईएनएस वागीर की क्षमता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि आईएनएस वागीर समंदर के अंदर बारूदी सुरंग बिछाने में सक्षम है। इसे 350 मीटर की गहराई में तैनात किया जा सकता है। ये स्टील तकनीक से लैस है, जिसकी वजह से दुश्मन को इसका आसानी से पता नहीं चलेगा। इसमें एंटी शिप मिसाइलों को भी लगाया गया है। आईएनएस वागीर पूरी तरह स्वदेशी पनडुब्बी है, जो दुश्मन को खोजकर सटीक निशाना लगा सकती है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह दुश्मन के रडार की पकड़ में नहीं आएगी। आईएनएस वागीर लंबे समय तक पानी में रह सकती है, क्योंकि इस पनडुब्बी में ऑक्सीजन बनाने की भी क्षमता है। एयरटैग सबमरीन बहुत घातक है, क्योंकि जब ये समंदर में गोता लगाती है तो इसके बारे में दुश्मनों को पता ही नहीं चलता। ये चकमा देकर हमला करने में बहुत माहिर है, इसलिए इसे डिफेंस एक्सपर्ट साइलेंट किलर शार्क भी कह रहे हैं। आईएनएस वागीर आधुनिक तकनीक से लैस है। ये खतरनाक मिसाइलों और टॉर्पीडो से भी लैस है। इसका निर्माण मुंबई की मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने मेसर्स लेवल ग्रुप और फ्रांस के सहयोग से बनाया है। मतलब साफ है कि आईएनएस वागीर के आने से दुश्मनों की खैर नहीं।
ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो चलिए, ये रिपोर्ट आपने देख ली। अब सीधे न्यूज रूम का रुख करेंगे। हमारी सहयोगी पूर्णिमा इस खबर पर और ज्यादा जानकारी विस्तार से देंगे। पूर्णिमा, आईएनएस वागीर समंदर का साइलेंट किलर कितना खास, कितना महत्वपूर्ण और नाम क्यों दिया गया? देखिए महिमा, इसकी खासियत क्या है वो पैकेज के जरिए, रिपोर्ट के जरिए हमने अपने दर्शकों को दे दी है, लेकिन हमें ये भी समझना होगा आईएनएस वागीर इसे हम क्यों कह रहे हैं। देखिए, भारतीय नौसेना की ये परंपरा रही है कि जो युद्धपोत और पनडुब्बियां रिटायर हो जाती है, सेवानिवृत्त हो जाती हैं, नेवल शिप के तौर पर उनका नाम दिया जाता है। आईएनएस अगर वागीर की मैं बात करूं, साल 2001 तक आईएनएस वागीर ने अपनी सेवाएं दी, जिसके बाद अब इस पनडुब्बी को वागीर नाम दिया गया है। अब कोई सोचेगा कि इसे साइलेंट किलर क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि सैंडफिश की एक प्रजाति होती है जिसका नाम होता है वागीर। इस मछली की आपको खासियत मैं बताऊं, ये पानी के बहुत गहराई में रहकर शिकार करती है और ये तब तक उस शिकार का पीछा करती है जब तक उसमें सफल ना हो जाए, और इसीलिए साइलेंट किलर के तौर पर आईएनएस वागीर के नाम पर पड़ी हुई इस पनडुब्बी का नाम जिसे वागीर दिया गया है, इसे जाना जा रहा है। अब आप ये भी देखिए, इसमें टॉप पर 6 टॉर्पीडो लगाए गए हैं। जाहिर बात है कि उसमें अत्याधुनिक हथियारों का इस्तेमाल हो सकता है। हालांकि अंदर रहने वालों के लिए बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं और बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इस पनडुब्बी को हिंद महासागर में तैनात करने के साथ साथ शौर्य तो दिखाया ही है भारतीय नौसेना ने, लेकिन आने वाले वक्त में शौर्य गाथा भी हम सुनेंगे और समर्पण का भाव भी देखेंगे जब वागीर अपनी ताकत हिंद महासागर में दुश्मन देशों को दिखाएगा। बिल्कुल पूर्णिमा, दमदार टेक्निक से अब हिंदुस्तान भी शानदार हो रहा है। बहुत बहुत आपका फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक ऐसा बयान दिया जिससे बखेड़ा खड़ा हो गया है। यह बयान रामचरितमानस को लेकर दिया है। मौर्य ने कहा है कि कई करोड़ लोग रामचरितमानस को नहीं पढ़ते हैं और तुलसीदास ने इसे अपनी खुशी के लिए लिखा था और इसे बैन कर देना चाहिए। रिपोर्ट आप देखिए। रामचरितमानस का बार बार अपमान क्यों? रामचरितमानस पर बैन लगाने की मांग। मानस पर क्यों बिगड़े नेताओं के पुल? रामचरितमानस के सुंदरकांड की एक चौपाई को लेकर बार बार विवाद खड़ा किया जा रहा है। और चलिए, आपको इसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर बता दें। गवर्नर ने इस्तीफे की पेशकश की है। महाराष्ट्र से बड़ी खबर फिलहाल आपकी टीवी स्क्रीन पर। बड़ी खबर दरअसल ये कि महाराष्ट्र में गवर्नर ने इस्तीफे की पेशकश की है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी हुई। तो बता दें आपको कि भगत सिंह कोश्यारी ने इस्तीफे की पेशकश की। इस वक्त की बड़ी खबर महाराष्ट्र से हम आपको बता रहे हैं, महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी हुई। अब जाना ये दिलचस्प होगा कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया, लेकिन फिलहाल ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं महाराष्ट्र से, जहां पर गवर्नर ने इस्तीफे की पेशकश की है। और जानकारी आपको दे दें कि भगत सिंह कोश्यारी ने इस्तीफे की पेशकश की। तो देखिए, बड़ी खबर आपको महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी हुई बता रहे। गवर्नर ने इस्तीफे की पेशकश कर दी है। भगत सिंह कोश्यारी ने इस्तीफे की पेशकश की है। तो एक बार फिर महाराष्ट्र की राजनीति में उतार चढ़ाव, भूचाल की तस्वीरें अब देखने को मिलेंगी। बड़ी खबर आपको बता रहे, भगत सिंह कोश्यारी ने इस्तीफे की पेशकश कर दी है। महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी हुई बड़ी खबर, गवर्नर ने इस्तीफे की पेशकश कर दी है। भगत सिंह कोश्यारी ने इस्तीफे की पेशकश के बाद से महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। देखिए, महाराष्ट्र से इस वक्त की ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां एक बार फिर से सियासी भूचाल देखने को मिल रहा है। भगत सिंह कोश्यारी, जो कि महाराष्ट्र के गवर्नर है, राज्यपाल है, उन्होंने इस्तीफे की पेशकश कर दी है, जिससे अब तमाम कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिर अब आगे क्या होगा। तो फिलहाल महाराष्ट्र से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि गवर्नर की तरफ से इस्तीफे की पेशकश की गई है। दरअसल महाराष्ट्र में बीते दिनों भी आपने देखा था कि किस तरीके से राजनीतिक उतार और चढ़ाव देखने को मिले थे। हालांकि उस बीच कई नेताओं के बीच में, कई पार्टियों के बीच में घमासान छिड़ा रहा, लेकिन इस बार भगत सिंह कोश्यारी, जो कि राज्यपाल महाराष्ट्र के, उनकी तरफ से इस्तीफा पेश किया जा रहा है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। लोगों के मन की बात पढ़ने का दावा करने वाले बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जबरदस्त विवादों में फंस गए हैं। उन पर अंधविश्वास फैलाने के आरोप लग रहे हैं।
तो अब उनकी गिरफ्तारी तक की मांग उठने लगी है। लेकिन इस सब के बीच में इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि बाबा के पास कोई तो ऐसी शक्ति है जिसके जरिए वो लोगों के मन की बात पढ़ने का दावा करते हैं, जिस कारण उनकी जबरदस्त प्रसिद्धि भी है और लाखों की तादाद में उनके फॉलोअर्स भी हैं। लेकिन क्या उसकी शक्ति को चमत्कार कहना या धर्म से जोड़ना सही है? क्या ये वाकई चमत्कार है या फिर कोई ट्रिक या स्किल? आखिर कैसे पढ़ लेते हैं बाबा सबके मन की बात? इन सारे सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे माइंड रीडर सुहानी शाह के साथ। तो थोड़ी देर के बाद सुहानी शाह हमारे साथ जुड़ेंगी। माइंड रीडर है, माइंड रीडिंग का काम सुहानी शाह करती है। और हालांकि आपने सुहानी शाह की कुछ वीडियोस जरूर देखी होंगी कभी ना कभी, क्योंकि कई दिग्गज बॉलीवुड अभिनेताओं के साथ में उन्होंने माइंड रीडिंग करते हुए वीडियोस पोस्ट भी की है। साथ ही कुछ नेताओं के साथ में भी उनकी बातचीत बहुत वायरल भी रही थी। लेकिन अब इस बीच जहां एक और लोगों की तरफ से एक आरोप ये लगाया जा रहा है धीरेन्द्र शास्त्री पर कि वो अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं, और तो वहीं दूसरी तरफ सुहानी शाह नाम की ये शख्सियत भी ऐसी है जो कि माइंड रीडिंग का काम करती है, लेकिन इन पर कोई सवाल नहीं। तो ये अपने आप में एक बड़ा गंभीर विषय हो जाता है और चर्चा का विषय इस वजह से भी कि आखिर दोनों एक ही काम कर रहे हैं, लेकिन एक पर आरोप मढ़े जा रहे हैं, वो अंधविश्वास फैलाने का काम कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ एक की प्रसिद्धि हर ओर देखी जा रही है। तो ये कई सवाल खड़े कर देता है कि क्या सिर्फ भगवाधारी चोला पहनने के कारण रडार पर रखा जा रहा है धीरेन्द्र शास्त्री को, और क्या सुहानी शाह आज की वेशभूषा धारण किए हुए लोगों का अगर माइंड पढ़ने की कोशिश करती है तो उनको ये प्रसिद्धि मिलनी लाजमी है। और देखिए इसी बीच सुहानी शाह हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। सुहानी, आपका स्वागत करती हूं मैं भारत 24 पर। देखिए आपने देख ही लिया होगा कि आखिर बाबा कितने विवादों में घिरे हुए हैं। माइंड रीडिंग की बात मैं यहाँ पर करूंगी क्योंकि आप भी माइंड रीडिंग की वजह से काफी प्रसिद्ध हुई हैं, सोशल मीडिया पर सेंसेशन बनी हुई हैं। आखिर क्या वजह मानती हैं कि बाबा विवादों में घिरते जा रहे हैं जबकि वो भी माइंड रीडिंग का ही काम कर रहे हैं? आपका जो सवाल था कि आपको क्यों लगता है कि वो विवादों से घिरे हुए हैं, तो मेरा सिर्फ ये मानना है कि जो जादू है, जैसे वो बोलते हैं कि माइंड रीड करते हैं, वो एक कला है और मैं मानती हूँ कि कला को हमेशा कला के तरीके से ही पेश किया जाना चाहिए। उस कला को चमत्कार का जैसे हम नाम दे देते हैं तो वो गलत हो जाता है, वो अंधविश्वास हो जाता है। ना मैं किसी के खिलाफ बात कर रही हूँ, ना मैं मानती हूँ कि वो जी जो भी जाता है वो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, सब कुछ बहुत बढ़िया है और उसके लिए उनका आदर करते हैं। लेकिन जैसे वो बोलते हैं यार कि ये मैं चमत्कार कर रहा हूँ, तो ये थोड़ा सा मेरे को लगता है कि मैं जनता को आपके चैनल के माध्यम से मुझे अच्छा लगा आपने मुझे बुलाया, और आपके चैनल के माध्यम से मैं जनता को बोलना चाहती हूँ कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति आपके दिमाग में घुस नहीं सकता है, और अगर वो घुसने का दावा कर रहा है तो वो एक कला है, वो एक ट्रिक है, उसके पीछे कोई साइंस है, उसके पीछे कोई लॉजिक है। लेकिन आप ये कह रही है कि एक ट्रिक है, आपने माइंड रीडिंग को एक ट्रिक बताई, चमत्कार नहीं है आपका ये भी कहना है, लेकिन आखिर इसके पीछे क्या कोई साइंस है जिस ट्रिक का आपने जिक्र यहाँ पर किया? क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री तो ये भी दावा करते हैं कि वो भूत और प्रेतों को भी लोगों से दूर करते हैं, और साथ ही साथ ये भी वो दावा करते हैं कि उनका मन तो पढ़ते ही हैं लेकिन उनके घर की परेशानियों को भी दूर करने में वो सक्षम है। देखिए जितने भी रोगी लोग होते हैं, देखो भक्ति में बहुत ताकत होती है। अगर मेरे को कोई आके आप बोल देता है कि यार अपने आपके नाम में एक और ए लगा दो, आपको कामयाबी हो जाएगी, काला धागा पहन लो, आपको नजर नहीं लगेगी, लाल धागा पहनो, आपकी तरक्की होगी, ये सब जब चीजें हम विश्वास करते हैं तो वो विश्वास काम करता है। जब शास्त्री जी बोलते हैं किसी को क्या है आपके अंदर ये प्रॉब्लम है, ये ठीक हो जाएगा, तो वो ठीक हो भी जाता है बहुत बार। वो क्यों होता है? क्योंकि भक्ति में बहुत ताकत है, लोगों के विश्वास में बहुत ताकत है, लोगों का जो विश्वास है वो उन्हें ठीक करता है। और अगर वो विश्वास उस शास्त्री जी में डालेंगे तो शास्त्री जी जो बोलेंगे वो करे होगा भी। लेकिन हमें ये समझना है कि ताकत शास्त्री जी में है कि लोगों के विश्वास में है। लोगों के विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है और उसको हमें आदर करना जरूरी है। सुहानी, आप कह रही हैं कि लोगों का जो विश्वास है उसका हमें आदर करना चाहिए, लेकिन ये विश्वास अंधविश्वास में कैसे तब्दील हो रहा है ये आपने देखा। आप बार बार कहती हैं कि एक ट्रिक है, लेकिन क्या लोगों को ये चमत्कार बताकर गुमराह करने की कोशिश नहीं हो रही है? जेन्युइन आवाज। हेलो सुहानी, आप तक आवाज पहुंच रही है? तो
तो फिलहाल देखिए भारत 24 पर माइंड रीडर सुहानी शाह हमारे साथ जुड़ी और साथ ही उन्होंने ये दावा किया कि हालांकि जो भक्त अपना जुड़ाव महसूस करते हैं धीरेन्द्र शास्त्री से, वो विश्वास है, वो अटूट विश्वास, वो जरिया है जिस वजह से लोगों को लगता है कि अगर उनकी परिस्थितियों में बदलाव आ रहा है तो वो बाबा की कृपा की वजह से। सुहानी, मेरा सवाल आपसे यही था कि क्या ये विश्वास को अंधविश्वास में तब्दील करने की कोशिश नहीं हो रही है? एक ट्रिक को चमत्कार बताकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश नहीं हो रही है? आपको आवाज आ रही है मेरी? जी सुहानी, आपको सुन पा रहे हैं। ठीक है, तो जो विश्वास और अंधविश्वास की बात हम कर रहे हैं यहाँ पर, उसके लिए मैं सिर्फ एक आखिरी चीज यहाँ बोलना चाहूंगी। जो आपने बोला कि जो विश्वास और अंधविश्वास है उसको हम कैसे माने रखते हैं, कैसे उसका डिफरेंशिएट करते हैं। ये लोग सुन पा रहे हैं मेरे को? मुझे समझ नहीं पड़ रहा है। सुहानी, आपको सुन पा रहे हैं हम। एक ऑडियो डिले है लेकिन आपको सुन पा रहे हैं। कोई भी किसी व्यक्ति को बता नहीं सकता कि क्या विश्वास है और क्या अंधविश्वास है। अपने माँ बाप को प्यार करना भी विश्वास होता है, लेकिन बात सिर्फ इतनी है, जब वो विश्वास के मैं लोगों को कहना चाहूंगी, जब भी आपको किसी चीज पे बिलीव है, अगर आपको किसी चीज पे विश्वास है, वो बहुत इन्फॉर्म्ड होना चाहिए। आपको उसकी नॉलेज लेनी जरूरी है, उसकी इन्फॉर्मेशन लेनी जरूरी है, आपको पता चलना चाहिए कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, कब हो रहा है, ताकि आपका विश्वास उस चीज पे और बढ़े। लेकिन जब वो विश्वास के पीछे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है, 4 लोगों ने बोला इसलिए मैंने भी बोल दिया, और उसके पीछे आपको कुछ पता नहीं, आप लोगों का सुन के वो काम करे, तो वही विश्वास अब अंधविश्वास में बन जाता है। तो यही बात मैं आखिर में कहना चाहूंगी कि विश्वास और अंधविश्वास की बात लोगों के लिए बहुत पर्सनल होती है, और ये इन्फॉर्म डिसीजन उन्हें खुद को लेना होता है। लेकिन सुहानी, लोगों का कितना समर्पण भाव है ये हमने देखा धीरेन्द्र शास्त्री के लिए। जब लोग उनके पास पहुंचते हैं तो रोते बिलखते हैं, अपनी दिक्कतें बताते हैं, पर्ची लिख दी जाती है उनकी परेशानियों के बारे में। जी, मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों से और बात कर पाऊँ, आपके सवाल बहुत अच्छे आ रहे हैं, लेकिन मैं माफी चाहती हूँ, समय की कमी है, मुझे एक जगह मुझे निकलना पड़ेगा अभी, लेकिन जरूर आपसे बात करके। एक अंतिम सवाल अगर सुहानी मैं आपसे पूछ पाऊं, एक अंतिम सवाल, लोगों को कोई मैसेज आपकी तरफ से इस तरीके की चीजों को लेकर जो उन्हें गुमराह करने की कोशिश कर रही है उनके लिए? चाहूंगी कि आपके विश्वास में बहुत ताकत है, आपका विश्वास किसी और पे डालने के बजाय खुद पे विश्वास करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि आप किसी और को नहीं अपने आप को ताकतवर बनाएं, जिससे कि आपका आत्मविश्वास ही कहीं ना कहीं आपको अधिकतम ठीक करने में अब ये काबिज, जैसे हम कह सकते हैं कि ये पूरी तरीके से सही साबित हो सकता है। लेकिन वही अंधविश्वास का इसे नाम देना, क्योंकि जिस तरीके से झाड़ फूंक का प्रयोग किया जा रहा है, या फिर ये कह देना कि किसी के अंदर से भूत प्रेत का अगर साया है तो उसे दूर किया जा सकता है, ये एक अंधविश्वास कहा जा सकता है। लेकिन सुहानी शाह की तरफ से कहा गया था कि ये एक माइंड रीडिंग ट्रिक होती है और हर एक इंसान इसे कर सकता है, लेकिन उस ट्रिक को सीखने की आवश्यकता होती है, और ये कोई चमत्कार नहीं है। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा सुरभि, और जब सुहानी हमारे साथ जुड़ी थी और उनकी तरफ से कहा गया कि बाबा पर लोगों को भरोसा है, और उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि किसी की जानकारी हो तो विश्वास होता है, तो ऐसे में उनकी तरफ से ये भी कहा गया, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कि आस्था लोगों की गहरी है बाबा में। लेकिन अब देखना ये होगा कि लोगों को क्या गुमराह किया जा रहा है, या सच में चमत्कार है, या फिर ट्रिक है, या स्किल है। इन चीज़ों को लेकर लगातार आपने देखा कि देश भर में बवाल लगातार जारी है। तमाम सियासी दिग्गजों की तरफ से भी बयानबाजियां की जा रही है, सभी की तरफ से अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक ऐसा बयान दे दिया जिससे बखेड़ा खड़ा हो चुका है। ये बयान रामचरितमानस को लेकर दिया गया। मौर्य ने कहा कि कई करोड़ लोग रामचरितमानस को नहीं पढ़ते हैं और तुलसीदास ने इसे अपनी खुशी के लिए लिखा और इसे बैन कर देना चाहिए। मौर्य के इस बयान पर एक बार फिर हंगामा खड़ा हो गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य साधु संतों के निशाने पर आ गए। वहीं मौर्य के खिलाफ हिंदू महासभा ने भी हुंकार भरी है, और वहीं लखनऊ में मौर्य के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करा दी गई है। रामचरितमानस का बार बार अपमान क्यों? रामचरितमानस पर बैन लगाने की मांग। मानस पर क्यों बिगड़े नेताओं के पुत्र? रामचरितमानस के सुंदरकांड की एक चौपाई को लेकर बार बार विवाद खड़ा किया जा रहा है। सबसे पहले बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव ने यह कहकर विवाद खड़ा कर दिया कि संत गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखित रामचरितमानस समाज में नफरत फैलाती है। रामचरितमानस का क्यों प्रतिरोध हुआ?
किस अंश का प्रतिरोध हुआ? अधम जात में विद्या पाए, भयहु जथा ही दूध पिलाए। यानी अधम मतलब होता है नीच। दुनिया के लोगों सुनो, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, नीच जाति के लोगों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था, और उसमें कहा गया है कि नीच जाति के लोग शिक्षा ग्रहण करके जहरीला हो जाते हैं, जैसा कि सांप दूध पीने के बाद होता है। हम इस सवाल में मैं इसलिए ये बात कहता हूँ कि इसी चीज को कोट करके बाबा साहब अम्बेडकर ने दुनिया के लोगों को बताया। ये जो ग्रंथ हैं नफरत को बोने वाले, एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस और तीसरे युग में गुरु गोवलकर का बंचब था। और अब उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री और सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य भी साधु संतों के निशाने पर आ गए हैं। हाल ही में स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी रामचरितमानस को लेकर ऐसा बयान दिया है जिसके बाद अब उन्हें जेल में डालने की बात कही जा रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि तुलसीदास रचित रामचरितमानस में दलितों और पिछड़ों के लिए अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए उस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। सभी शूद्र समाज में आने वाले दलित, पिछड़े और आदिवासी हिंदू हैं, तो 85-90% लोगों को आप गाली दोगे, 10-5% लोगों की भावनाओं का चिंता करोगे। अगर आप इनको हिंदू मानते हो तो हिंदू का मतलब केवल पंडा पुजारी नहीं होता है। हिंदू का मतलब होता है सभी उस धर्म के मानने वाले, उस धर्म के दायरे में आने वाले। तो अगर शूद्र के अंतर्गत सारे दलित, पिछड़े और सारे के सारे आदिवासी, सारी की सारी महिलाएं अगर ये भी हिंदू समाज से आती हैं तो इनको गाली देने का अधिकार किसने दिया आपको? आप इनको अधम जाति का सर्टिफिकेट देने का अधिकार किसने दिया आपको? स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान पर अब सियासत भी तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा है कि मौर्य को हिंदू भावना हत करने पर माफी मांगनी चाहिए और साथ ही इस पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और डिंपल यादव को जवाब देना चाहिए। इस तरह का बयान कोई विक्षिप्त आदमी ही दे सकता है, और इस समाजवादी पार्टी को तय करना है कि उनका बयान है या पार्टी का बयान है। लेकिन समाजवादी पार्टी का जो इतिहास रहा है, उस इतिहास में हमेशा उन्होंने हमारे धार्मिक उत्सवों पर, धार्मिक पर्वों पर प्रतिबंध लगाने का काम किया है। लेकिन मैं निश्चित रूप से कहूँगा स्वामी प्रसाद मौर्य जी को इस तरह से बयान नहीं देना चाहिए और उन्हें इस बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए। उधर डिंपल यादव ने स्वामी के बयान से किनारा कर लिया है। श्री रामचरितमानस पर विवादित बयान देने वाले बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर प्रसाद के साथ अब उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री और सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ अयोध्या कोतवाली में तहरीर देकर दोनों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। प्रयागराज में भी अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य और बिहार के शिक्षा मंत्री समेत अन्य लोगों के मानस पर दिए गए विवादित बयान की कड़ी निंदा की है। स्वामी जितेंद्रानंद ने कहा है कि रामचरितमानस और प्रभु श्री राम पर विवादित टिप्पणी चर्च प्रायोजित वामपंथ के टूलकिट का हिस्सा है। इसके जरिए देश को अस्थिर करने की साजिश रची जा रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान के खिलाफ हिंदू महासभा ने भी अपनी कमर कस ली है। हिंदू महासभा ने भी ऐलान किया है कि वो मौर्य के इस बयान के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन करेगी। कुल मिलाकर विवादित बयानों पर जिस तरह से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, उसे देखकर लग रहा है कि आने वाले दिनों में इस पर विवाद और ज्यादा बढ़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और चलिए संवाददाता अवनीश विद्यार्थी हमारे साथ सीधा लाइव जुड़े, उनका रुख करेंगे। अवनीश, बिहार से रामचरितमानस पर बयानबाजी का सिलसिला शुरू हुआ और अब तक थम नहीं रहा। आखिर क्यों बार बार किसी धर्म को लेकर इस तरीके की बयानबाजी होती है? देखिए, सियासती वजह है जिसके नाते ये बयानबाजी शुरू हुई और उस बयानबाजी में आग में घी डालने का काम लगा। तमाम सियासी बयानों के बाद जिस तरीके से हो रहा है वो भी सियासत के नाते ही हो रहा है। सब जानते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य इस तरह के विवादित बयानों के लिए जाने जाते हैं। एक बार फिर जब बिहार से मुद्दा उठा और अचानक कल भारत 24 की टीम ने उनसे प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की तो एक बार फिर जो उनका तेवर था वो पुराना तेवर दिखाई पड़ा। उन्होंने रामचरितमानस को लेकर के आपत्तियाँ अपनी जाहिर की, प्रतिबंध की मांग की और उसके बाद फिर समाजवादी पार्टी के अंदर इसको लेकर के बवाल
बवाल मच गया है। ये सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले पर समाजवादी पार्टी और उसके मुखिया अखिलेश यादव खुद को सहज नहीं पा रहे हैं और यही वजह है कि कल से लेकर के आज तक दिन भर में कई सारे सवर्ण और पिछड़े वर्ग के जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं उन्होंने अखिलेश यादव से टेलीफोन पर संपर्क किया है और इस बात को लेकर के अपना विरोध जताया क्योंकि इससे उनको लगता है कि पार्टी को नुकसान होगा। साथ ही साथ बीजेपी तो हमलावर है, सियासी कारण है, एक बड़ा मुद्दा उनको मिल गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी छोड़ करके ही समाजवादी पार्टी में विधानसभा चुनाव से पहले शामिल हुए थे और अब जब इस तरह का बयान दे करके वो विपक्ष के निशाने पर हैं, बीजेपी के निशाने पर हैं, तो निशाना सिर्फ स्वामी प्रसाद मौर्य पर नहीं बल्कि समूचे विपक्ष पर, अखिलेश यादव पर है। तो ऐसे में जवाब देना अब मुश्किल हो रहा है और खुद समाजवादी पार्टी के विधायक, उनके नेता लगातार कल से बयान दे रहे हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। बिल्कुल आपने सही कहा और इसी को लेकर हमने देखा कि जमकर बयानबाजी भी तेज होती हुई नजर आ रही है। जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगली खबर का रुख करेंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती आज है। पराक्रम दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी का कर्मयोगी रूप नजर आया। नेताजी की वीरता के आजीवन भक्त हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो देखिए, पराक्रम दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी का कर्मयोगी रूप नजर आया। चूंकि आज नेताजी की जयंती है और उनके जीवन को, उनकी तरफ से जो प्रेरणा युवाओं को दी गई, लोगों को दी गई, उसको प्रधानमंत्री मोदी याद करते हैं और नेताजी की वीरता के आजीवन भक्त प्रधानमंत्री मोदी है। इसी की तस्वीर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चन पर बवाल बढ़ता ही जा रहा है। इस बवाल में अब ओवैसी की भी एंट्री हो गई है। ओवैसी की एंट्री ने इस बवाल को नई दिशा दे दी है। डॉक्यूमेंट्री बीबीसी की दर्द ओवैसी को। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री ब्लॉग तो ओवैसी को क्यों लगी आग? पीएम मोदी को ओवैसी की चुनौती। डॉक्यूमेंट्री बीबीसी ने बनाई। पीएम मोदी को डॉक्यूमेंट्री में अलग तरीके से दिखाया गया। सरकार ने डॉक्यूमेंट्री को ब्लॉक किया, लेकिन ये सब कुछ ओवैसी साहब को हजम नहीं हो रहा है और उसके बाद तो वो किस स्तर तक गए, आप जरा खुद ही सुन लीजिए। बीबीसी का एक इंटरव्यू, एक प्रोग्राम है जो गुजरात के फसादात के ऊपर बीबीसी ने, वो उनका इंटरव्यू है। उस वक्त के गुजरात के मुख्यमंत्री, वजीर आला, जो अब देश के वजीर आजम और प्रधानमंत्री हैं, तो मोदी सरकार ने उस बीबीसी के इंटरव्यू को भारत में यूट्यूब पर, ट्विटर पर इसको बैन लगा दिया। गुजरात में आप नहीं थे मुख्यमंत्री, नहीं थे, मोदी नहीं थे, कोई आया था मार्स से, सैटर्न से आया था, कोई प्लेनेट से आया होगा, क्या हम, आप नहीं थे, आके मार के चला गया। कहानी क्या है, हम आपको अब वो बताते हैं। दरअसल बीते दिनों ही बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश की छवि को खराब करने की कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई है। इस डॉक्यूमेंट्री में गुजरात दंगों की कहानी बताई गई है, साथ ही पीएम मोदी की छवि को भी धूमिल करने की कोशिश की गई है। इसके बाद केंद्र सरकार ने बीबीसी की इस डॉक्यूमेंट्री पर बैन लगा दिया है और जब डॉक्यूमेंट्री बैन हुई तो इस पर एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला है। ओवैसी ने पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि अगर महात्मा गांधी की हत्या करने वाले गॉडसे पर फिल्म बनती है तो क्या आप उसे भी बैन कर देंगे? बीबीसी का एक इंटरव्यू, एक प्रोग्राम है जो गुजरात के फसादात के ऊपर बीबीसी ने, वो उनका इंटरव्यू है। उस वक्त के गुजरात के मुख्यमंत्री, वजीर आला, जो अब देश के वजीर आजम और प्रधानमंत्री हैं, तो मोदी सरकार ने उस बीबीसी के इंटरव्यू को भारत में यूट्यूब पर, ट्विटर पर इसको बैन लगा दिया। गुजरात में आप नहीं थे मुख्यमंत्री, नहीं थे, मोदी नहीं थे, कोई आया था मार्स से, सैटर्न से आया था, कोई प्लेनेट से आया होगा, क्या हम, आप नहीं थे, आके मार के चला गया।
ओवैसी यही नहीं रुके, उन्होंने इस विवाद में टीपू सुल्तान को भी घसीट लिया। ओवैसी ने टीपू सुल्तान को देशभक्त बताते हुए गॉडसे पर बनने वाली फिल्म को लेकर सवाल किए हैं। उन्होंने बीजेपी को चुनौती देते हुए कहा कि वो गॉडसे की फिल्म को बैन करके दिखाएं। आपको बता दें कि बीबीसी डॉक्यूमेंट्री में जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर गुजरात दंगों को लेकर हमला किया गया है, उस पर लगातार विवाद होता जा रहा है। विपक्षी दल भी इस डॉक्यूमेंट्री को लेकर पीएम मोदी को घेर रहे हैं। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने कथित सेंसरशिप को लेकर सरकार की आलोचना की है। अब जब विपक्षियों ने मोदी सरकार पर हमला बोला तो बचाव में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू आ गए और उन्होंने तंज कसा। रिजिजू ने कहा कि कुछ लोग बीबीसी को सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर मानते हैं। आपको बता दें कि ब्रिटिश ब्रॉडकास्टर बीबीसी ने इंडिया द मोदी क्वेश्चन शीर्षक को 2 पार्ट में बांटकर एक नई सीरीज बनाई है। इसका पहला पार्ट 17 जनवरी को रिलीज किया गया था। इस सीरीज में पीएम मोदी के शुरुआती दौर के राजनीतिक सफर पर बातें की गई हैं। बीजेपी का आरोप है कि इसे गलत तरीके से दिखाया गया है। इस सीरीज में गुजरात दंगों को भी दिखाया गया है। केंद्र सरकार ने इस सीरीज के साथ साथ करीब 50 लिंक्स को भी ब्लॉक कर दिया है। साथ ही इस डॉक्यूमेंट्री के ट्वीट और वीडियोस को भी यूट्यूब से हटाने के आदेश जारी किए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं शेयर मार्केट पर। शेयर बाजार में आज उछाल दिखा है। 2 दिनों की गिरावट पर लगाया विराम। बता दें कि 319 अंक उछल कर बंद हुआ। सेंसेक्स, आईटी, बैंकिंग, ऑटो और हेल्थ केयर इंडेक्स में शानदार तेजी देखने को मिली है। तो वहीं बता दें कि हफ्ते के पहले दिन तेजी के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। तो ये एक अच्छी खबर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने वाले लोगों के लिए, जो आमतौर पर शेयर मार्केट के जरिए कमाई करते हैं या शेयर मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं। तो मार्केट का अपडेट यहां पर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो फिलहाल देखिए कि मार्केट से जुड़ी हुई ये खबर है और कहां तक आप तक हम ये खबरें और अपडेट्स पहुंचाते हैं। भारत 24 पर शेयर बाजार से जुड़ी हुई हर एक अपडेट आपको मिलती रहेगी। तो नीतीश कुमार की नाकामी कहें या फिर प्रशासन की बेपरवाही बोले, जो इन दिनों बिहार में गरीबों की जान लेने पर आमादा है। बिहार में जहरीली शराब का कहर हावी है। सिवान में जानलेवा शराब पीने से कई लोग, जिसमें कि 7 लोग अभी तक गिनती में आ चुके हैं जिनकी मौत हो चुकी है और बीते 1 महीने में अब शराब से मरने वालों की संख्या 80 को पार कर चुकी है। बिहार में फिर शराब कांड। सीवान में फिर जहरीली शराब का कहर। जहरीली शराब पीने से फिर हुई 7 लोगों की मौत। बिहार में 80 पार पहुंचा शराब के कारण मरने वालों का आंकड़ा। शराबबंदी वाले बिहार में एक बार फिर से जहरीली शराब पीने से मौत का तांडव शुरू हो गया है। मामला सीवान का है, जहां जानलेवा शराब पीने से 7 लोगों की मौत हो गई है। वहीं इसके अलावा कई लोग सीवान के सदर अस्पताल में भर्ती हैं, जबकि 2 और लोगों को पटना के अस्पताल में रेफर किया गया है। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री ने शराब से मौत के मामले पर कोई जवाब देने से इनकार कर दिया है। वैसे ये कोई पहला मौका नहीं है जब बिहार में शराब पीने से मौत हुई हो। 1 महीना पहले भी बिहार के छपरा और सीवान में जहरीली शराब पीने से 65 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद शराब कांड की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया। लेकिन लग रहा है कि मामला जस का तस है और अब फिर से सीवान में 7 लोगों की शराब पीने से मौत होने का मामला सामने आया है। अब सीएम भले ही कुछ ना बोल रहे हों, लेकिन बिहार जेडीयू के नेता खालिद अनवर ने कहा है कि जो दोषी है उसे सजा मिलनी चाहिए। देखिए, बार बार ये कहा जा रहा है कि जहरीली शराब या शराब का इस्तेमाल में बिहार में जो हो रहा है उसको नहीं होना चाहिए, किसी भी हाल में नहीं होना चाहिए।
और क्यों लोग शराब पी रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सही कहा कि जब पिएगा तो मरेगा। भाई जो लोग इसमें दोषी होंगे उनको तो सज़ा मिलनी चाहिए, और शराब के कारोबार पे जो तस्कर हैं वो रुक नहीं रहे हैं। कई बार ऐसा किया गया है, कई मैकेनिज्म इख्तियार किया जा रहा है, लेकिन नहीं हो रहा है ऐसा। तो मुझे लगता है कि प्रशासन को और ज़्यादा सख्ती करनी चाहिए और लोगों में जागरूकता लानी चाहिए कि भाई जागरूकता लाई जाए कि शराब बिल्कुल न पिए, उसका सेवन न हो, और उसमें महिलाओं को आगे करके इस जागरूकता को लाया जा सकता है। वहीं कांग्रेस नेता प्रेमचंद्र मिश्रा ने सरकार पर हल्ला बोलते हुए कहा है कि सरकार को इस मामले में ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। अवैध शराब बेचने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, सरकार को कुछ ऐसा मैकेनिज्म तत्काल अपनाने की आवश्यकता है जो इस तरह की घटनाओं पर ठोस और कारगर कदम उठाए, क्योंकि यह बार बार देखने को मिल रहा है कहीं न कहीं अवैध शराब का निर्माण, जहरीली शराब का निर्माण, जिससे कई लोगों की मौत हो जाती है। उस निर्माण करने वाले कौन सी संस्था है, कौन ऐसे लोग हैं जो इस तरह का काम करते हैं जिस वजह से लोगों की मौत होती है, इस पर तत्काल अंकुश लगाने की आवश्यकता है। उधर सीवान के डीएम अमित कुमार पांडे ने बताया है कि इस शराब कांड में 15 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। विभिन्न सूत्रों से जो हम लोगों को मीडिया से और लोकल जो वहाँ लोग हैं उनके द्वारा ग्राम बाला जो लकड़ी नबीगंज में है और भोपतपुर, वहाँ पे कुछ लोगों के संदिग्ध स्थिति में कुछ 1-2 व्यक्तियों के मृत होने की सूचना, कुछ लोगों के बीमार होने की सूचना प्राप्त हुई। जी। तो हमारे अनुमंडल पदाधिकारी पुलिस और सामान्य जिला प्रशासन उनके द्वारा पूरी टीम लगा के वहाँ पे जांच कराई गई है। जी। और वहाँ से लोगों को अपील की गई, अगर कोई बीमारी है या इस तरह का कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग सामने आइए, और सदर अस्पताल में हम लोगों ने व्यवस्था यहाँ पे टाइमली हम लोगों ने सही करा दी थी। और इसी क्रम में करीब 10 लोग यहाँ पे अभी रात के 12:30 बजे तक लगभग 10 लोग यहाँ पे उपस्थित हुए। उसमें एक व्यक्ति आने के क्रम में उनकी मृत्यु हुई। 2 लोगों को हम लोगों ने पटना रिफर किया था, तो उनकी मृत्यु इलाज के क्रम में जब यहाँ पे थोड़ा सा स्थिति गड़बड़ हुई तो हम लोगों ने पटना रिफर किया, बट उसको रास्ते में ही उनकी डेथ। पक्ष और विपक्ष जहां जहरीली शराब को लेकर एक दूसरे पर तंज कस रहे हैं, तो दूसरी तरफ सवाल ये भी उठ रहा है कि बिहार में शराबबंदी के 6 साल बाद भी जिस तरह से शराब बिक रही है और लोगों की मौत हो रही है, आखिरकार इसका जिम्मेदार कौन है? ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ पटना से इस वक्त हमारे साथ प्रशांत झा जुड़े हुए हैं। प्रशांत, जरा ये बताइए कि आखिर कुंभकर्णी नींद बिहार प्रशासन और सरकार कब तक सोई रहेगी? क्या इसी तरीके से जाने जाती रहेंगी और जब आम जनता पर ये दबाव और ज्यादा बढ़ चलेगा, शराब बच्चों के मुंह तक भी पहुंच जाएगा, क्या तभी इनकी कुंभकर्णी नींद नहीं टूटेगी? बिल्कुल सही कह रही हैं आप, क्योंकि जो सरकार की हालत है और जहरीली शराब से हो रही मौत की जो स्थिति है, उससे तो यही कहा जा सकता है कि सरकार कुंभकर्णी निद्रा में सोई हुई है और सरकार इस पर नकेल कसने में बिल्कुल नाकाम है, विफल है। क्योंकि जो हालात हैं वो हालात बिल्कुल यहाँ पर खतरनाक स्थिति में है, खौफनाक है कि बिहार के हर हिस्से में जहरीली शराब ही नहीं, हर तरह के शराब उपलब्ध है और सरकार लगातार कह रही है कि शराब रोक रही है, लेकिन शराब कहीं से रुक नहीं रही है, क्योंकि यहाँ होम डिलीवरी है। और आज जो बीजेपी के नेताओं ने आरोप लगाया है कि बिहार में होम डिलीवरी की सरकार है, जो लोगों की जाने ले रही है, लोगों को मौत की नींद सुला रही है। एक जानकारी और देना चाहूँगा कि आज एडीजी जो बिहार पुलिस मुख्यालय के हैं, उन्होंने ये कहा है कि इस शराब कांड में जो 2 भाई थे जिन्होंने कलकत्ता से स्प्रिट मंगवा करके उसमें ये कुछ शामिल करके, कुछ रासायनिक पदार्थ शामिल करके शराब बनाई थी, उनकी गिरफ्तारी कर ली गई है। और जो 16 लोग गिरफ्तार किए गए हैं उसमें उस पूरे नेटवर्क का खुलासा हुआ है। तो ये तो एक मामला है जिसमें ये खुलासा हो गया, लेकिन जो लगातार लेकिन कहीं ना कहीं वो दावे पूरी तरीके से हमें सही साबित नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि मौतों का सिलसिला अब भी बिहार में जारी है जहरीली शराब की वजह से। बहुत शुक्रिया प्रशांत आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो चलिए 4 के वाल में फिलहाल आज जितना ही।
कल फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ।